नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, लॉकडाउन के चलते सारे ही इंस्टीट्यूशन क्लोज हैं लगभग, जिसके चलते आपका अध्ययन कार्य नहीं हो पा रहा है निरंतर। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आपको वीक में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ, जिससे आपको कुछ टॉपिक थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होते चलें। जैसा कि आपने देखा है कि मार्केट में एक माहौल बना हुआ है कि आफ्टर लॉकडाउन लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, और सुपर टेट और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं तो वो होने ही हैं, अभी नहीं तो 2 महीने बाद होंगे। तो उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने प्लान किया है कि हम हिंदी पे एक वीडियो बनाएंगे। जैसा कि आपने हमारे चैनल पे देखा भी होगा, प्रीवियस में हमने हिंदी के कई सारे टॉपिक्स, स्पेशली वर्ण विचार हमने स्टार्ट किया था, और उसको 3 से 4 पार्ट में, 3 से 4 वीडियो में हमने उसको डिस्कस किया है, और कोशिश की है कि आपका एग्जाम का लेवल कुछ भी हो, लेकिन वहां से एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर थोड़ा सा हिंदी के टफ लेवल की बात करें तो जो आपका राजस्थान की परीक्षाएं होती हैं वो हिंदी में थोड़ा सा अच्छा लेवल पूछती हैं, अच्छे क्वेश्चन उसमें आते हैं, अच्छा लेवल रहता है एग्जाम का। तो हम जो भी आपको टॉपिक दे रहे हैं, जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि उस लेवल का दें जिससे आपको यहाँ के एग्जाम्स में, यूपी एग्जाम्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो वर्ण परिचय हम लोगों ने 3 से 4 पार्ट में लास्ट टाइम खत्म किया था। आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे। वर्णों से मिलकर जिसकी रचना होती है वो कहलाता है शब्द। दोस्तों, हम आज के टॉपिक में शब्द पे ही बेसिकली बात करने वाले हैं। उस पे हम चलें उससे पहले कुछ थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं, क्या क्या अभी तक हम लोग देखते आए हैं, है ना। तो देखिए, एक टर्म्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अपने हिंदी को समझने के लिए, हिंदी का ग्राफ जानने के लिए। एक थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, कि भाषा को बेस मान के या मूल भाषा को मेन बेस मान के 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। जैसे भाषा की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, या भाषा के मुख्य अंग क्या होते हैं, या भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, रचना के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं और स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि हम तो रस छंद अलंकार पढ़ते रह गए और क्वेश्चन यहाँ से आ गया, है ना। तो आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज जो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं शब्द परिचय पे। और आपको बता दें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे वर्ण विचार में हमने 3 से 4 वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, वैसे ही शब्द परिचय पे भी आपको 2 से 3 वीडियो एटलीस्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेशन होगा, ये बहुत बड़ा पार्ट होगा जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बेसिकली 2 स्टैंजा पे ही बात कर पाएंगे, उसमें ही वीडियो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट फिर हम आगे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो शब्द परिचय में हम चलें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई शब्द क्या होता है ना। तो इसके लिए आप जानिएगा कि वर्ण परिचय में हमने आपको एक डिफिनेशन बताई थी वर्णमाला की, और वर्णमाला की डिफिनेशन में हमने आपसे डिस्कस किया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक क्रम को, किसको दोस्तों, वर्णों के सार्थक क्रम को। यहाँ पे 2 डिफिनेशन आज हम लोग देखेंगे। वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, है ना। ये यहां तक कोई नई बात नहीं है, इतना हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में भी देखा था कि वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, और व्यवस्थित क्रम क्या होता है कि जैसा कि उस 18 खड़ी में हमारा गहरा लगा है, उसी क्रम में वर्णों को सजाना। जैसे कि का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, गा के बाद घा आता है, उसके बाद अंगा आता है ना। तो इस क्रम में इसको रखना, ये हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, या कहरा कह सकते हैं, या जो भी हम अपने जनरल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी वर्णमाला की परिभाषा, है ना। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, एक बेसिक सा चेंजमेंट होगा, और ये वर्णमाला की परिभाषा अब बन जाएगी शब्द की परिभाषा, है ना। तो देखिए, शब्द की परिभाषा क्या कहती है, वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं, है ना। तो ये बन गई हमारी शब्द की परिभाषा। थोड़ा सा डिफरेंस है व्यवस्थित क्रम और सार्थक क्रम। व्यवस्थित क्रम बोले तो वर्णमाला, और सार्थक क्रम बोले तो आपका शब्द, है ना। सार्थक अर्थात सार्थक अर्थात जो अर्थ रखने वाला हो। अब हमने यहाँ पे लिखा क, फिर लिखा म, फिर लिखा ल, ये इनका व्यवस्थित क्रम नहीं है, चूंकि का के बाद मां नहीं आता और मां के बाद ला नहीं आता।
लेकिन ये इनका सार्थक क्रम है। यदि हम तीनों को जोड़ देंगे तो एक शब्द बनेगा और वो बनेगा कमल, और ये अपने आप में अर्थ समाहित करने वाला है। तो आई होप सो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि वर्णमाला और शब्द की परिभाषा में क्या बेसिक डिफरेंस है और क्या दोनों में अंतर होता है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि भाई शब्द तो हमें पता चल गया क्या होता है ना। और दूसरी अगर हम बात करें तो भाषा की जो दूसरी सबसे छोटी इकाई है, सबसे पहली छोटी इकाई हमने आपको बताया था, सबसे छोटी इकाई क्या होती है भैया, वर्ण होती है ना। दूसरी जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की वो क्या होती है, हमारी शब्द होती है ना। या कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो देखिए वर्ण का अर्थ नहीं होता, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अ तो इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर कोई शब्द लिखा है तो उसका अपने आप में कोई ना कोई अर्थ होता है। तो अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है, हमारी शब्द हो जाती है। इसी क्वेश्चन को कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि भाव के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा वो वाक्य होता है, वो वहां फिर शब्द नहीं आएगा, है ना। तो भाव के आधार पे पूछेगा वाक्य, अर्थ के आधार पे पूछेगा शब्द, सिंपली पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी तो आप कहेंगे वर्ण, है ना। और वर्ण के विषय में पूरा हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर रखी है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो हमें नहीं लगता उस टॉपिक पे जाने की जरूरत है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा शब्द क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं शब्द में आगे। तो शब्द में हम आगे चलें तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, इसमें शब्द के प्रकार पढ़ने हैं। अब शब्द के प्रकार पढ़ने हैं तो शब्द के जो प्रकार हैं उनको कई स्तंभों में बांट दिया गया है। प्रमुख रूप से 4 स्तंभों में हमने इनको बांटा हुआ है, या कोई भी आप बुक देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स की होती हैं तो उनमें आप देखेंगे कि इसको 4 भागों में, 4 आधारों में बांटा गया है। किसको, शब्द को, है ना। तो देखिए जरा कौन से वो 4 आधार होते हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक चार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और आशा करते हैं आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10 सेकंड के लिए हम बोर्ड से हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको पूरा चार्ट क्लियर रहेगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आधार होता है तो उसे हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, सबसे पहला स्तंभ तो हमें ये देखना है। दूसरा स्तंभ जो यहाँ पे हम देखेंगे इसे हम कह सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा स्तंभ हम यहां पे देख सकते हैं, तीसरा स्तंभ हम यहां पे देख सकते हैं अर्थ के आधार पर। और चौथा स्तंभ यहां पे जो हमें देखने को मिलेगा प्रयोग के आधार पर। ये 4 स्तंभों में हम शब्द को बांट के देखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा बेसिक इनका इंट्रो ले लेते हैं, बाकी आज हम लोग मेन इन और इन पार्ट पे बात करेंगे। स्टार्टिंग के 2 पार्ट पे बात करेंगे, आगे बात ये तो अपने आप में पूरा एक टॉपिक है और इसके अंदर कम से कम 8 से 10 टॉपिक हैं, तो उस पर विस्तृत चर्चा होगी, है ना। तो आज बेसिकली हमें इन पे बात करनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर उत्पत्ति के आधार पे और फिर करें व्युत्पत्ति के आधार पे। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पे तो सर हमने देखा ही नहीं, कभी किसी बुक्स में नहीं देखा। आपने बुक्स में नहीं देखा, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर कभी इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, और फिर आप वहां पे बिल्कुल इफ और बट की पोजीशन में हो जाएंगे कि हम कौन सा वाला तत्सम तद्भव वाले में जाएं, कि रोड योग रोड में जाएं, कि हम अर्थ के आधार पे जाएं। वहां पे फिर आपको ये दिक्कत आ सकती है ना। तो देखिए इसी व्युत्पत्ति के आधार को ही हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम कह सकते हैं रचना या बनावट। रचना या बनावट के आधार पे शब्दों के प्रकार। तो ये एक बिल्कुल सेम चीज है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 5 और 4 2 भेद हैं। अब आप कहेंगे सर 2 भेद कैसे हो सकते हैं, 5 भेद कैसे, 4 भेद कैसे। तो कभी भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से केवल और केवल 4 भेद होते हैं, मुख्य रूप से केवल 4 भेद होते हैं। लेकिन कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि शब्दों के सामान्य रूप से कुल कितने भेद होते हैं, सामान्य रूप से कुल कितने भेद होते हैं, देखिए डिफरेंट है। यहाँ पे पूछ रहा है
कि मुख्य रूप से, और यहाँ पूछ रहा है सामान्य रूप से कुल, एक शब्द जोड़ दिया सामान्य रूप से कुल, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 5, है ना। ये छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव आपके यूपी ट्रिपल एससी लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऐसे ही छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं और आपका एक से एक नंबर आधा नंबर चला जाता है ना। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन क्लियर करते चलिए, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि 4 प्रकार कौन से और 5 प्रकार कौन से, है ना। तो अब हम पर्टिकुलर एक एक स्टैंजा पे चलेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा इनका इंट्रो ले लेते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे हम बात करें कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अभी उसके अंदर हम चलेंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, वो सब चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, तो यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पे भी कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। फिर इन 2 के आगे प्रकार बनेंगे, 1 के 5, 1 के 4, इधर पे इसी तरह 1 का तो कोई प्रकार ही नहीं होता है और 1 के प्रकार बनेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 3 प्रकार देखेंगे, यहाँ पे 5 प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। चलिए आइए तो हम लोग बात करते हैं इस पे आगे, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद। देखिए जरा सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं इनके। तत्सम, तद्भव, देसी या इसी को कहते हैं देशज, और उसके बाद विदेशी या विदेशज। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर आगत शब्दों को किस में रखते हैं, तो आगत शब्द जो होते हैं वो आपके विदेशी या विदेशज में आते हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अब आइए 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं, है ना। ये देखिए ये मुख्य रूप से भेद हैं। अब यहां से एक पार्टीशन करिएगा बढ़िया मोटी सी लाइन का, फिर लिखिएगा 5वां भेद, जिससे आपको ये डिफरेंस याद रहे कि मुख्य रूप से ये है, सामान्य रूप से कुल में ये भी आ जाता है। तो यहाँ पे एक प्रकार आता है जिसे हम कहते हैं मिश्रित शब्द, या इसी को आपको बुक्स में लिखा मिलता है संकर शब्द। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको 2 तरह से लिखा होता है, मिश्रित शब्द या संकर शब्द, है ना। आइए 1 बाय 1 हम डिस्कस करते चलेंगे। क्या होते हैं तत्सम, क्या होते हैं तद्भव, देसी देशज, विदेशी विदेशज, आगत क्या होंगे, मिश्रित क्या होंगे, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होते हैं, है ना। तो देखिए एक सामान्य तरह से हम अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें तो 2 तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं, एक तो तत् और दूसरा सम, है ना। हम कह सकते हैं सामान्य रूप से समझ सकते हैं तत्सम, उस समय, किस समय। तो अब इस किस समय को समझने के लिए हम यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करते हैं जरा, कि देखिए हमारी जो हिंदी की मूल भाषा है वो किसे कहा जाता है, हिंदी की जननी भाषा किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं, आप सभी जानते होंगे, है ना। किसी बहुत अच्छे कवि ने कहा था कि भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। आई थिंक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है ये कथन, या ठीक से याद नहीं है मुझे, देख लीजिएगा एक बार। तो हमारी जो मूल भाषा है या जो हमारी हिंदी की माँ है, जननी है, वो क्या है, हमारी संस्कृत है। अब संस्कृत से डायरेक्ट तो हिंदी नहीं आ गई है, संस्कृत आई तो देखिए 2 रूपों में संस्कृत का जो है प्रचलन हुआ। एक रूप था वैदिक और दूसरा रूप था लौकिक। ये जो वैदिक संस्कृत थी ये पूरी तरह से नियम कानूनों से बंधी, साहित्य नियमों से बंधी हुई थी, और ये सभ्य संस्कृत भाषा हम इसे कह सकते हैं। अर्थात बिल्कुल जहां पे कंजंक्शन लगनी है, जहां पे इंटरजेक्शन लगनी है, जहां पे कॉमा पूर्ण विराम, उन सभी नियमों का, व्याकरण के समस्त नियमों का पालन किया गया, और वैदिक ग्रंथों की जिस भाषा में रचना हुई वो कहलाई हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत। अब ये लौकिक संस्कृत क्या थी, है ना। तो देखिए होता क्या है कि एक कवि ने कहा था, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। कोई भी भाषा जब लोक में प्रसार करती है, लोगों के बीच जाती है, तो उसका जो रूप है वो क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। वैसे भी भाषा का एक गुण कहा गया है कि भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। तो ये जो लौकिक संस्कृत थी यही परिवर्तनशील होती गई होती गई होती गई होती गई, और फाइनली हमारे पास अपभ्रंश के रूप में आई, और अपभ्रंश से फिर विकास हुआ हिंदी के रूप में। तो जो हमारी लौकिक भाषा थी ये वो भाषा थी जो आम जनमानस में प्रचलित थी, है ना। इससे बनी क्या, पाली भाषा। पाली से फिर किसका उद्भव हुआ, प्राकृत का। फिर इससे किसका हुआ, अपभ्रंश का। अपभ्रंश का एक रूप आया सौरसैनी अपभ्रंश,
सौरसैनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई किसकी? हिंदी की। तो ये सफर है हमारे हिंदी का, संस्कृत से हिंदी तक आने का ये सफर है। संस्कृत इस दो रूपों में विभक्त हुई, वैदिक और लौकिक। इसके बाद लौकिक में परिवर्तन आते गए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, और उससे निकली हमारी हिंदी। अब देखिए, एक सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, एक सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत। इन दो बिंदुओं को अगर हमने फोकस कर लिया तो हम बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसे अमूलचूल परिवर्तन बताएंगे, कुछ ऐसे आपको कीवर्ड्स बता देंगे कि आप किसी शब्द को देखते ही टिक कर देंगे कि वो तत्सम है कि तद्भव। आज के बाद आपको कभी कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है ना। चलिए, तो देखिए, एक सब्जेक्ट संस्कृत, एक सब्जेक्ट हिंदी। अब होता क्या है कि देखिए, कोई भी भाषा जब अपने विकास क्रम में आगे जाती है तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी नहीं खो देती है। कुछ प्रॉपर्टी उसके पास रहती है, कुछ प्रॉपर्टी वो नई अर्जित कर लेती है, कुछ अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ बिगाड़ देती है, और इस तरह से सम्मिलित रूप से एक नई भाषा का विकास होता है, जिस प्रकार हम संस्कृत से हिंदी तक के सफर में आए, है ना। आई होप सो आपको यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। अब इसके आगे अगर हम चलें तो देखिए क्या होता है कि हिंदी में जब हम किसी शब्द को मूल भाषा के शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात जब भी हम हिंदी के बोलचाल में मूल भाषा के किसी शब्द, अब यहाँ मूल भाषा से आशय है संस्कृत से, मूल भाषा के किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो शब्द का वह रूप या वह शब्द क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है ना। अब एग्जाम में इस तरह से नहीं आएगा। अभी यूपीपी 2018 और जो कि लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उसमें तत्सम की डिफिनेशन पूछी गई थी और टिक करना था, काफी बच्चों का गलत हुआ। तो देखिए होता क्या है इसमें, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन रख दिया जाता है कि वह शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अर्थात ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने संस्कृत माँ से लिया है ना, और संस्कृत माँ से लेने के बाद उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया और कहाँ आ गए? वो हिंदी में आ गए। तो वह शब्द जो हम संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी कुछ कीवर्ड्स हम डिस्कस करते हैं जिससे आप डायरेक्टली बता देंगे कोई शब्द तत्सम है या तद्भव, है ना। उससे पहले एक जनरल थिंग बताते हैं। यदि कोई शब्द आपको पढ़ने में बहुत कठिन लगे, क्या लगे दोस्तों? बहुत कठिन लगे। कोई शब्द आप पढ़ रहे हो और पढ़ने में आपको क्या लग रहा है कि वो बहुत कठिन है या हिंदी के बहुत शुद्ध रूप में लिखा गया है, तो डेफिनेटली वह शब्द कैसा होगा? वह शब्द संस्कृत का होगा, वो प्रयोग हिंदी में हो रहा है। और जब संस्कृत का कोई शब्द प्रयोग हिंदी में हो रहा है इसका मतलब है वह शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं कि कौन से वो कीवर्ड्स हैं जिसे आप चुटकियों में पकड़ सकते हैं कि कोई शब्द तत्सम है या तद्भव, है ना। तत्सम तद्भव कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है, दोनों को जोड़ते हुए पढ़ेंगे। अभी आप जब तद्भव पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आप डिफरेंशिएट कर लेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द तत्सम एंड तद्भव, है ना। आप इजीली जान सकेंगे। चलिए, तो देखिए एक आपको चीज बताएं, हमारे बड़ा ऊ और ए, इनके बीच में अगर हम संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो 3 स्वर आते हैं। कौन से 3 स्वर आते हैं? छोटी री, बड़ी री और री, ये 3 स्वर आते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हिंदी में हमने क्या किया, जब हम हिंदी वर्णमाला अगर हम देखें तो वहां पे री और री, इन दोनों स्वरों को हमने हिंदी वर्णमाला में नहीं लिया है। तभी आप कई बार देखते हैं कि मूल भाषा में स्वरों की संख्या तो 2 बढ़ जाती है और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो स्वरों की संख्या घट जाती है, तो ये 2 स्वर हट जाते हैं। चूंकि ये स्वर कहाँ के हैं? संस्कृत भाषा के हैं। तो पहला कीवर्ड अगर कहीं री का इस्तेमाल हो, अगर कहीं बड़ी ऋषि, इसे आप ऋषि या री कहते हैं, बड़ी री का इस्तेमाल हो तो डेफिनेटली 101% ये शब्द कैसा होगा? ये शब्द तत्सम शब्द होगा, ठीक। ये तो हो गई बिल्कुल कटु सत्य वाली बात। अब एक अगर सामान्य बात करें तो इस री से मिलकर बनने वाले शब्द भी बहुतायत तत्सम शब्द ही होते हैं। यदि विकल्प में आपको कोई उपयुक्त ऑप्शन नहीं दिख रहा और कहीं आपको री दिख रहा है तो डेफिनेटली आई एम श्योर वो ऑप्शन आपका सही होगा।
क्योंकि री को भी हमारे आप देखेंगे अगर हिंदी में तो बहुत कम प्रयोग किया जाता है, जबकि मूल भाषा में इसका प्रयोग बहुतायत मात्रा में होता है। तो कहीं भी अगर आपको क्या मिल जाए, री मिल जाए, बड़ी री मिल जाए या री मिल जाए, ऐसा प्रयोग अगर किसी शब्द में है तो 101% वो शब्द कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, सबसे पहला जो आज का हम लोगों ने सूचक जाना। दूसरी बात करते हैं, आज ऐसी ऐसी बात बताएंगे दोस्तों कि आपको बिल्कुल आज के बाद फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली तत्सम तद्भव में, कम से कम तत्सम तद्भव में तो कोई डाउट नहीं बचेगा आपका। अब उसके बाद हम बात करते हैं, सपोज ये कोई लेटर है, इसमें 4 प्रकार के चिन्ह लगाए जा सकते हैं। कैसे चिन्ह लगाए जा सकते हैं, 4 प्रकार के चिन्ह, है ना। चारों चिन्हों के नाम हमने अपने वर्णमाला पार्ट 1 में बताया है, एक बार पुनः इसको देख लेते हैं बहुत शॉर्टकट में। आपको पता है ऊपर जो बिंदी लगती है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। बहुत जनरल सी बात है, दिक्कत होगी इधर और इधर, है ना। नीचे का भी मोस्टली लोगों को पता होता है कि नीचे बिंदी रखी हो वर्ण में तो क्या होता है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी, लेफ्ट एंड राइट में, है ना। तो ऊपर जो हम बिंदु रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसी प्रकार यदि किसी वर्ण के दाहिने बिंदु रखा जाता है और वो इस वर्ण के लिए रखा गया हो, आगे वाले वर्ण के लिए नहीं, इस वर्ण के लिए रखा गया हो, है ना। जैसे देखिए आप लिखते हैं एक शब्द क्या, अंगा, और उसके दाहिने अक्षर पे, दाहिने हाथ पे दाहिनी तरफ आप क्या लगाते हैं, एक बिंदु रखते हैं, एक गोली लगाते हैं, है ना। इसे कहते हैं पंचमाक्षर बिंदु। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पंचमाक्षर बिंदु, है ना। ये पंचमाक्षर बिंदु है। ये कभी भी पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण पे लग ही नहीं सकता, 5वें वर्ण पे लगेगा, और हिंदी का कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अंगा में लगता है और कहीं नहीं लगता है। ये बिल्कुल डाउट क्लियर रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे बात करें तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना, अर्थात किसी वर्ण के जब हम नीचे चिन्ह लगाते हैं, तो देखो हम 2 वर्ण पे हिंदी में चिन्ह लगाते हैं नीचे, एक ड में और एक ढ में। इसे कहते हैं ताड़न जात चिन्ह। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वर्णमाला के पार्ट में, बहुत डीपली बताया था इन सब चीजों पे, इन कॉन्सेप्ट पे। लेकिन एक बार जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी चीजें समझ में आए कि ताड़न जात क्या हो रहा है, कैसे सर बता दे रहे हैं तत्सम तद्भव, तो इसलिए सिर्फ बता दे रहे हैं। तो अगर किसी वर्ण के नीचे चिन्ह लगता है, बिंदु लगता है, तो वो कहलाता है आपका ताड़न जात चिन्ह। और ये भी हिंदी वर्णमाला में सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे रख देगा या ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि अब एग्जाम कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आप बुक और ये प्रैक्टिस से डिसाइड नहीं करेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में ताड़न जात व्यंजन कितने हैं। अब आप पूरी बुक पलट डालिए, आदित्य प्रकाशन और जितने भी नामी ग्रामी प्रकाशन है आप सब देख डालिए, अगर उसमें आपको इस बात का उत्तर मिले तो आप बता दीजिएगा, हमको कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस बुक के इस पेज नंबर पे है ना। तो देखिए होता क्या है कि केवल यही 2 वर्ण ऐसे हैं हिंदी वर्णमाला में जिनके नीचे हम क्या लगाते हैं, ताड़न जात चिन्ह लगाते हैं, और इन्हीं 2 व्यंजनों को हम कहते हैं ताड़न जात व्यंजन। अब आप कह रहे होंगे सर ये सब बताने का कोई मतलब नहीं, हम लोग तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं। धैर्य रखिए, सारी चीजें अभी काम आने वाली हैं, जितनी चीजें बताई हैं सभी चारों चिन्ह का काम बताएंगे आपको। ठीक, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया, बिंदु अगर किसी वर्ण के नीचे लगे तो ताड़न जात चिन्ह। अब अगर बिंदु किसी वर्ण के बाएं साइड लग जाए तो इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या कहते हैं, नुक्ता चिन्ह। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के किसी भी वर्ण में कभी भी नहीं किया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी नहीं होता है किसी भी वर्ण में नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते। लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन है हमको ये तत्सम तद्भव देसी विदेशी पढ़ने में काम आएगा। अगर हमको इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है तो हमको ये जस्टिफाई करने में आसानी होगी, है ना। तो देखिए नुक्ता चिन्ह किन किन वर्णों पे लगता है, तो 5 वर्ण हैं, मुख्य रूप से 3 है, सामान्य रूप से 5 वर्ण हैं जिन पे लगते हैं, है ना। चलिए कौन कौन से हैं, क, ख, ग, ज, फ, है ना। आपने देखा होगा क, ख, ग, ज और फ, लेकिन हिंदी में नहीं, ये फारसी में लगते हैं, अरबी में लगते हैं, और इनके पहले क्या लगता है, नुक्ता चिन्ह। ठीक है, तो चारों बिंदुओं का आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा किसको क्या कहते हैं, अनुस्वार, पंचमाक्षर, ताड़न जात और इधर पे नुक्ता। अब चलते हैं, बात करते हैं जरा, अगर किसी शब्द में, सपोज यहां पे कोई शब्द लिखा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। यहां पे एक शब्द लिखा है 5 और यहां पे एक शब्द लिखा है
5। दिस इज कॉल्ड अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं भैया? अनुनासिक, है ना। हम तत्सम तद्भव पे ही बात कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अनुस्वार हमेशा और हमेशा क्या होता है? तत्सम रूप होता है। अर्थात ये जो अनुस्वार आया है ये कहां से आया है? मूल भाषा से आया है। किससे आया है? मूल भाषा से आया। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अनुस्वार का तद्भव रूप क्या होता है, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। रीट वगैरह की परीक्षा जो होती है राजस्थान में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा पूछता है वर्णमाला से। तो कभी आपसे पूछ लेगा अनुस्वार का तत्सम रूप क्या होता है, तो अनुस्वार का तद्भव रूप क्या होता है, तो अनुस्वार का तद्भव रूप क्या होता है भैया? अनुनासिक, जिसे हम कहते हैं चंद बिंदु, है ना। और अगर केवल चांद हो तो, है ना, जैसे एक छोटा सा एक अच्छा वर्ड है टीनेजर्स के लिए, हॉट, है ना। और हॉट के ऊपर हम क्या लगाते हैं? बिंदु नहीं रखते, चंद लगाते हैं। इस स्वर को कभी पूछ लिया जाए ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये विदेशज है। कैसा स्वर है ये? विदेशज है। ये इंग्लिश में लगता है, अंग्रेजी भाषा का है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है ना। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। तो एक चीज हमको पता चली कि अगर कहीं चंद बिंदु लगा है किसी भी शब्द में, तो वो कभी भी तत्सम शब्द नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा? तद्भव शब्द होगा, है ना। छोटी छोटी सी चीजें हैं, 2 सेकंड में आपको पता चल जाएंगी कि हाँ भाई ये तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं जरा ड और ढा, ड़ और ढा, लड़ाई पढ़ाई, और ये ड और ढा है ना, डलिया और ढक्कन। ये डलिया और ढक्कन तो मूल भाषा में है, लेकिन लड़ाई और पढ़ाई मूल भाषा में नहीं है। अर्थात कोई शब्द ऐसा मिल जाए जिसमें नीचे ताड़न जात चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, अर्थात ड़ा और ढ़ा आया हो, तो वह शब्द कभी भी तत्सम नहीं हो सकता है। ऑलवेज वो क्या होगा? तद्भव होगा। ये चीज हमें पता चली, और ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी वे पे टिक करा देंगे। कोई एक चीज तो आप पकड़ ही लेंगे कि हाँ, ये पहली बात तो पाउंड का चंद नहीं लगा, या फिर उसके बाद आगे आए तो हमें पता चला कि अनुस्वार का प्रयोग नहीं है या अनुनासिक का प्रयोग नहीं है, फिर और आगे आए थोड़ा और ढा से हमको पता चल रहा है। तो इनमें से कोई एक चीज तो आप इजी वे पे पकड़ लेंगे ही, है ना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, और 98% एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन बनाए जाते हैं, तो वो सबसे मेन बात करते हैं, और वो बात है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या क्या है भाई? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, है ना। 4 संयुक्ताक्षर हैं। यदि संयुक्ताक्षर का प्रयोग कहीं कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिए, आपको आज एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे। संयुक्ताक्षर आप सिर्फ इन्हीं 4 को समझते हैं। संयुक्ताक्षर को अप्रत्यक्ष रूप से भी शब्द में रखा जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप है संयुक्ताक्षर का, अप्रत्यक्ष रूप भी बताएंगे आपको कैसे रखा जाता है ना। चलिए, तो कहीं भी अगर संयुक्ताक्षर का प्रयोग आपको मिल जाए तो वह शब्द हमेशा क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा, यदि कोई अन्य विकार नहीं है तो। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और ये अपने आप में 100% है, नहीं, ये भी कई चीजों से मिलकर बनेगा, ठीक है ना। अब पता चला कहीं लिखा हो आषाढ़, तो अब आप कह दो कि सर इसमें तो संयुक्त अक्षर भी और ये ऐसा ऐसा, तो ऐसा मत मानिएगा। हम आपको एक चीज बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे भी हम अंतर कर सकते हैं सामान्य रूप से। तो कहीं भी संयुक्ताक्षर का प्रयोग है तो वो क्या हो जाएगा? आपका हमेशा तत्सम शब्द होगा, तद्भव नहीं होगा। अभी देखिए, हमने तद्भव पे कोई बात नहीं करी, हम सिर्फ आपको अंतर बता रहे हैं तत्सम और तद्भव में, जब हमने बात सिर्फ तत्सम पे करी है। अब उसके आगे हम आते हैं संयुक्ताक्षर की। हम एक बात आपको बता रहे थे, सपोज कहीं ऐसा प्रयोग हो जाए संयुक्ताक्षर का, कई बार ऐसे प्रयोग, एक शब्द लेते हैं, सपोज लिखा है यहाँ पे तपस्या, ठीक है। अब जरा हम इसका जो है वर्ण विच्छेद कर लेते हैं और इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, है ना। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? कौहलंत, और क्या मिलेगा? शहलंत, शहलंत, और क्या मिलेगा? औ। और इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा? क्षत्रिय छ, ठीक। अब इसका वर्ण विच्छेद कर लीजिए। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो
स हलंत, य हलंत, बड़ा आ, और इन सब से मिलके क्या बनेगा? ठीक है। अब इन दोनों में हम एक समानता आपको बताते हैं क्या है। दो व्यंजन एक स्वर, दो व्यंजन एक स्वर। आई होप सो आपको कुछ हिंट किया होगा कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं पे आपको कोई ऐसा शब्द मिलता है जहां पे आपको संयुक्ताक्षर संरचना मिल जाए, इस प्रकार की संरचना मिल जाए, संयुक्ताक्षर में भी क्या होता है? दो व्यंजन एक स्वर, यहां भी क्या है? दो व्यंजन एक स्वर। ऐसी संरचना मिल जाए तब भी हम कह सकते हैं कि यह शब्द भी प्रायः क्या होते हैं? बहुतायत क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। बिल्कुल नई नई चीज बता रहे हैं आपको, किसी बुक में नहीं मिलेगी, हमारी गारंटी है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संयुक्ताक्षर का कॉन्सेप्ट है और संयुक्ताक्षर इस रूप में भी आपको विद्यमान मिल सकता है। तो बहुतायत हम पर्टिकुलरली नहीं कह रहे कि अब आप कोई ऐसा शब्द ले आए कि इतसिंग, अब ये तो नहीं हो सकता सर, तो ऐसा नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, एक जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहे हैं आपको, है ना। तो इतनी बातें हमने समझी। एक तो हमने 3 4 5 प्रकार से देख लिया कि तत्सम और तद्भव को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और दूसरी चीज हमने ये समझी कि जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत से हूबहू ले लिए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के, अर्थात हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के जो शब्द मूल भाषा से लिए गए हैं या प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं तद्भव की। तो बस डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंजमेंट कर दीजिए, यहां पे लिखा था बिना किसी परिवर्तन के, और यहां जोड़ दीजिए परिवर्तन के साथ, अर्थात वह शब्द जो मूल भाषा से लिए गए हैं, वह शब्द जो मूल भाषा से लिए गए हैं और परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। सामान्यतः एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। क्या होता है कि कॉमन सेंस भी इतना कॉमन नहीं होता कि सभी लगा लें, है ना। तो एक छोटी सी बात है, एक सामान्य रूप से एक बात बता रहे हैं आपको कि जो तद्भव शब्द होंगे ये पढ़ने में प्रायः आपको सरल लगेंगे, और सरल लगने के साथ साथ इनका जो शाब्दिक परिचय है वो आपसे भली भांति होता है ना। अब आपसे अचानक से हम बोले चेकोस्लोवाकिया, तो आपको हो सकता है सुनने में थोड़ा सा ऑड लगेगा कि अरे ये शब्द तो हमने कभी नहीं सुना। अब अचानक से हम बोलते गाजीपुर, तो आप कहोगे हाँ हाँ ये तो बगल में पड़ता है। तो जो आपका जो शब्द परिचय होगा वो तद्भव शब्दों से भली भांति होता है, जबकि तत्सम शब्दों से नहीं होता। उसका कारण है चूंकि भाषा परिवर्तनशील है और हम भाषा के तत्सम रूप से तद्भव रूप की ओर लगातार विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, है ना। अभी तो हमारी जो वर्तमान भाषा शैली बनती जा रही है वर्तमान जगत की, वो टोटली और टोटली एलिगेशन है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? तो संकर का और विदेशज का। बहुत कम मात्रा बची है तत्सम की, या कह सकें तो परसेंटेज में 10% हम तत्सम यूज कर रहे हैं, 50% हम तद्भव यूज कर रहे हैं, है ना। और इसके बाद बाकी का जो बच रहा 40%, उस पूरे 40% में हम विदेशज और संकर का यूज कर रहे हैं, है ना। तो वर्तमान जो हमारी भाषा सभ्यता वो तो इस ओर विकसित हो रही है ना। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? मूल भाषा के वह शब्द जो परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में लिए गए हैं, क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब इनमें आपको वो सभी विकार मिल जाएंगे जो वहां पे नहीं मिलते, अनुनासिक भी मिलेगा, ताड़नजात चिन्ह भी मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रयोग मिल जाएंगी, लेकिन नुक्ता नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नुक्ता हमने बताया अरबी फारसी का है, और दूसरी भाषा के वह शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो विदेशी विदेशज में आते हैं, ना कि तद्भव में आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि सर ने तो नुक्ता भी बताया था तो नुक्ता भी हम यहाँ तद्भव में रख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नुक्ता तद्भव में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि नुक्ता तो विदेशज है। इसी प्रकार चंद अगर कहीं लगा है, हॉट हो गया, पॉट हो गया, पाउंड हो गया, तो वो भी हमारा किस में आएगा? विदेशज में जाएगा, ना कि तद्भव में जाएगा। अब ये नहीं कि वहां पे कॉन्सेप्ट बता देता तो सब कुछ तत्सम के बाद तद्भव ही हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं देसी या देशज शब्दों की, है ना। देसी या देशज शब्दों को अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो देखिए, एक अगर हम रीजनल लेवल पे बात करें तो हर सिटी में, हर स्टेट में या हर जगह एक होता है रूरल एरिया और एक होता है सिविलाइज्ड एरिया, या हम उसको कह सकते हैं कि एक शहरीकृत क्षेत्र होता है और एक ग्रामीणीकृत होता है, मतलब थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र होता है ना। तो आप मोस्टली देखना कि वह शब्द जिनमें ताड़न जात का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो? ताड़न जात का प्रयोग हुआ हो। ताड़न जात वाले लगभग शब्द किस में आते हैं? देसी या देशज में आते हैं।
है ना। और देसी या देशज शब्द जो होते हैं हमारे बहुत ही सामान्य होते हैं और कह सकते हैं कि गंवारू भाषा के होते हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं तो जैसी भाषा आपको मिलती है आम बोलचाल में, तो उस भाषा के जो शब्द होते हैं, उस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो देसी या देशज में आते हैं, है ना। जैसे हड़बड़ाहट, गड़बड़, लोटा, है ना, इस तरह के कोई शब्द आपको मिल जाएं, है ना। ताड़न जात तो बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट ही है। ताड़न मोस्टली आपको जो मिलेगा शब्द आपको इसी के साथ ही मिलेगा। ताड़न जाति ये ड़ के साथ सबसे ज्यादा मिलते हैं, है ना। ड के नीचे ताड़न जात चिन्ह ये ड़ के साथ बहुत ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो ये कहलाते हैं आपके देसी या देशज शब्द। लोटा हो गया, है ना, गड़बड़ाहट हो गई, हड़बड़ाहट हो गई, इस तरह के जितने शब्द होते हैं वो सभी किसमें आ जाते हैं आपके देसी या देशज में। अब उसके बाद आते हैं हम विदेशी या विदेशज में। तो देखिए विदेशी या विदेशज क्या होते हैं, वह शब्द जो किसी अन्य भाषा के हैं, वह शब्द जो किसी अन्य भाषा के हैं परंतु हिंदी भाषा में हम उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, बहुतायत मात्रा में करते हैं या सीमित मात्रा में करते हैं। कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी दूसरी भाषा का शब्द हो और हिंदी में हम उसका प्रयोग कर रहे हो, वो सारे ही शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशज कहलाएंगे। अब आप कह दो कि सर इस तरह तो संस्कृत का शब्द भी तो संस्कृत दूसरी भाषा हो गई, नहीं, संस्कृत जो है वो मदर लैंग्वेज है, वो उसकी मदर है किसकी, हिंदी की, तो संस्कृत को इसमें नहीं रख सकते, ये चीज थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। उसके लिए स्पेशली एक कैटेगरी बना रखी है हमने तत्सम, है ना। तो विदेशी या विदेशज वह शब्द जो है तो किसी अन्य भाषा के परंतु हम उनको किस में प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे विदेशी या विदेशज। अब इसमें मोस्टली जो विदेशज हम प्रयोग करते हैं वो 2-3 भाषाओं के हैं, अंग्रेजी का है, अरबी का है, फारसी का है और उर्दू का है। उर्दू एक्चुअल में बहुत कुछ ज्यादा कोई अलग चीज नहीं है, आप इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उर्दू की उत्पत्ति ही यहीं हुई थी। अरबी, फारसी और हिंदी और थोड़ा सारी चीजें उठा के और एक नई भाषा विकसित हुई, वो हुई आपकी उर्दू, है ना। उर्दू कोई अलग चीज नहीं है ना। तो विदेशी क्या हो जाएगी, विदेशी या विदेशज जो हम दूसरी भाषा के शब्द यूज करते हैं, है ना। जज्बात हो गया, है ना, इसी प्रकार डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, जितनी ये चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, जितने शब्द प्रयोग करते हैं दूसरी भाषा के, वो सभी किस में आते हैं, विदेशी या विदेशज में आते हैं, है ना। अब उसके बाद अगर हम बात करें मिश्रित या संकर शब्द की, है ना, सबसे सरल कॉन्सेप्ट होता है इसका, 2-3 वर्ड हैं, आप उनको याद कर लीजिए। पूरी पॉसिबिलिटी होती है अगर संकर शब्द पूछा जा रहा है तो वही पूछा जाएगा या तो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है ना। तो दो भाषा के शब्दों के संयोग से मिलकर बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहते हैं। दो भाषा के शब्दों के संयोग से मिलकर बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहते हैं। कुछ खास शब्द हैं, उनको देख लीजिए, 2 से 3 हैं, तो मोस्टली यही पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो एक देखिए यहाँ पे आता है डबल रोटी, है ना, एक आता है रेलगाड़ी, एक आता है डाक खाना, है ना। ये कुछ प्रमुख शब्द हैं, है ना, जिनको हम लोग प्रयोग करते हैं। डबल रोटी हो गया, रेलगाड़ी हो गया, डाक खाना हो गया, है ना। तो इस तरह के ब्रेड मक्खन संयोजी शब्द के रूप में कभी आपसे पूछ लेगा कि संकर का युग्मजी शब्द बताइए या संयोजक शब्द बताइए, तो ब्रेड मक्खन हम कह सकते हैं, है ना। ब्रेड आपका जो होता है वो अंग्रेजी का होता है और मक्खन आपका जो हो गया वो हिंदी का हो गया, है ना। तो ये होते हैं आपके संकर शब्द, अर्थात दो भाषा के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, हम संकर शब्द कहते हैं, है ना। ये थी इतनी बात हमारी तत्सम, तद्भव, देशी या देशज, विदेशी या विदेशज, मिश्रित शब्द और संकर शब्द की। अब हम चलते हैं अपने दूसरे आधार पे। ये हमने बात करी है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। अगला जो हमारा आधार था उसमें हमने आपको बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। दूसरा जो स्टैंजा था इसमें हमने आपको बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, है ना। या इसी को हमने बताया कि आप पब्लिक करके लिख सकते हैं रचना या बनावट के आधार पे, बुक्स में इस प्रकार से लिखा रहता है फॉर्मली, है ना। तो इसमें देखिए 3 प्रकार आपको देखने हैं, बहुत जल्दी बस 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे इसको हम लोग। 3 प्रकार हैं, कौन कौन से 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार आता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा प्रकार आता है आपका
यौगिक शब्द, और तीसरा प्रकार आता है आपका योग रूढ़ शब्द। ये तीन शब्द हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। इससे सिंपल कॉन्सेप्ट हमें नहीं लगता कि आपको शब्द के टॉपिक में मिलेगा जितने सरल ये है ना। सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द की, है ना। देखिए जरा, रूढ़िवादी लोग कौन होते हैं? जो अपनी परंपरा को टूटने ना दे, है ना, खास करके वो विखंडित नहीं हो सकते हैं। तो देखिए जो रूढ़ शब्द होते हैं वह शब्द जिनके दो सार्थक खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जिनके दो सार्थक खंड नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। कैसे? सपोज यहां पे कोई शब्द लिखा है आपका घर, बाजार, या कुछ भी ऐसा लिखा है, कोई शब्द है ना, तो उसके आलय लिखा हुआ है यहाँ पे, या यहाँ पे लिखा हुआ है विद्या। अब क्या इनको हम तोड़ सकते हैं दो खंडों में, दो सार्थक खंडों में, अर्थात वो अर्थविहीन ना हो, है ना। इनको हम दो सार्थक खंडों में तोड़ नहीं सकते, अर्थात वह शब्द जिनके दो सार्थक खंड नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक बार पुनरावृत्ति कर देते हैं, वह शब्द जिनके दो सार्थक खंड नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका यौगिक शब्द, है ना। यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो देखिए रूढ़ का जस्ट अपोजिट, वह शब्द जिनके दो सार्थक खंड किए जा सकते हैं। वह शब्द जिनके दो सार्थक खंड किए जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। कैसे? इसमें मोस्टली हम कैसे शब्द लेते हैं जिनका हम संधि विच्छेद करते हैं। देखिए जरा, एक शब्द लिया हमने पुत्रैषणा, एक शब्द लिया हमने विद्यालय, शब्द लिया हमने पुस्तकालय, न्यायालय, मदिरालय, जितने आपको शब्द लेने ले लीजिए। पुत्रैषणा की अगर हम बात करें, इसको हम दो सार्थक खंडों में तोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, पुत्र धन ऐषणा, है ना। पुत्र का अपना सार्थक अर्थ है, ऐषणा का अपना सार्थक अर्थ है। तो ये शब्द कैसा हो जाएगा? यौगिक, अर्थात वह शब्द जिनके दो सार्थक खंड किए जा सकें। विद्यालय की अगर हम बात करें, आप सभी को मालूम है संधि विच्छेद का 100 भी जिसने पढ़ा है तो विद्यालय का संधि विच्छेद जरूर पढ़ाया जाता है उसको, है ना। तो विद्याधन औलय, औलय अपना अर्थ समाहित करता है और विद्या अपना अर्थ समाहित करता है, अर्थात इसके भी दो सार्थक खंड हम कर सकते हैं। इसी तरह बात आई पुस्तकालय, तो पुस्तक धन आलय, दोनों ही खंड अपने सार्थक अर्थ समाहित करते हैं। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जिनके दो सार्थक खंड किए जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की, है ना। देखिए इसमें दो चीजें आपको समझनी होगी। योग रूढ़ शब्द लिखा है यहाँ पे बेसिकली, लेकिन इसमें शब्द भी आते हैं और शब्द समूह भी आते हैं, है ना। तो वह शब्द या शब्द समूह जिनका प्रयोग व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वह शब्द या शब्द समूह जिनका प्रयोग व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आज के बाद ये चीजें आपको एकदम रट जानी चाहिए। 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, गारंटी है आपको ये कॉन्सेप्ट कभी डाउट नहीं होंगे, है ना। तो योग रूढ़ शब्द क्या होंगे भैया? चलो आओ देखते हैं जरा। तो बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण होते हैं आपके, बहुव्रीहि समास आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे शब्द रचना में उसकी भी सीरीज चलाएंगे हम। तो योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण हैं, चाहे वो दशानन हो, चाहे वो लंबोदर हो, चाहे वो जो भी हो, वो सभी आपके किस में आते हैं? योग रूढ़ में आते हैं, है ना। देखिए कई बार आपने एक लिखा देखा होगा, सेंटेंस, एक शब्द लिखा देखा होगा, ताज नगरी। आप सभी को पता है ताज नगरी किसको कहते हैं? आगरा को कहते हैं। अब ये शब्द तो नहीं है, शब्द समूह हो सकता है ना। ताज नगरी, या योजक के रूप में लिख दें ताज नगरी। तो ये हमने क्या है तो एक शब्द, लेकिन कैसा शब्द है? योग रूढ़, है ना। क्यों योग रूढ़ है? क्योंकि ताज नगरी के नाम से हम पर्टिकुलर आगरा को जानते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट को हम इसके नाम से नहीं जानते, है ना। इसी प्रकार एक बोला जाता है गुलाबी शहर, है ना, गुलाबी शहर।
तो आपको पता गुलाबी शहर किसको बोलते हैं? पर्टिकुलर जयपुर को बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं बारिश हो गई अब वहां गुलाब के फूल ज्यादा उगाए तो उसका नाम रख लेंगे गुलाबी शहर, ऐसा नहीं होने वाला ना। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि वह शब्द या शब्द समूह जो व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, है ना। दशानन पर्टिकुलर किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं, है ना। चतुरानन पर्टिकुलर किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं, है ना। तो ये चीज बिल्कुल आपने ध्यान रखनी है कि वह शब्द या शब्द समूह जो व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के लिए प्रयुक्त हो वो क्या कहलाते हैं? आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, है ना। तो आज के टॉपिक में आपने देखा होगा दोस्तों, हमने शब्द परिचय अपना प्रारंभ किया है और शब्द परिचय में दो आधार हमने खत्म किए, एक उत्पत्ति का आधार और दूसरा रचना या बनावट का आधार। आगे जो पार्ट बचे हैं एट अ ग्लांस हम उनको आपको दिखा देते हैं, बाकी हम बात उस पर अगले वीडियो में करेंगे, है ना। तो देखिए उसमें जो एक टॉपिक है आपका अगला जो आधार है वो है आपका अर्थ के आधार पे शब्दों के प्रकार। तो देखिए दो प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पे, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक। अर्थ में हमको दो भेद देखने होंगे, एक हो जाएगा आपका सार्थक और दूसरा हो जाएगा आपका निरर्थक। सार्थक के प्रकार पढ़ने हैं, निरर्थक का कोई प्रकार नहीं पढ़ना है आपको, है ना। वह शब्द जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता परंतु स्थान विशेष में प्रयुक्त होकर वह अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं उन्हें कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे दनादन, फटाफट, तड़ी तड़, झड़ी झड़, है ना, खटाखट। तो ये सभी किसमें आ जाते हैं? या कई बार आपने सुना होगा लोग बोलते हैं चाय वाय पी लें, तो चाय का अर्थ होता है, वाय का कोई अर्थ नहीं होता ना। मेज वेज, किताब विताब, घर वर, है ना। तो ये थोड़ा सा इस तरह की चीजें आती हैं जो किसमें आती हैं? निरर्थक शब्द है। एट अ ग्लांस हम देख लेते हैं। दूसरा जो हमने आधार जो बात करनी है वो होता है आपका प्रयोग के आधार पे शब्दों के प्रकार, है ना। तो प्रयोग के आधार पे दो प्रकार हो जाते हैं, एक होता है विकारी जिनमें परिवर्तन होता है, एक होता है अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आगे की मूवी का थोड़ा सा हमने आपको दिखा दिया है एट अ ग्लांस कि आगे हम लोग किस पे बात करेंगे। आशा करते हैं आपको आज के वीडियो से काफी सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, काफी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लॉकडाउन के चलते जो लोग पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पे जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं तो घर बैठे आप इस वीडियो से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।